हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो हम देखते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है इसे समझते हैं बच्चों। यहां पे तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि रैखिक समीकरण क्या होती है। एक ऐसी समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे देखें 2x ऋण 3y बराबर 8 या ऋण 8 बराबर 0। यह एक रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर है, चर क्या है बच्चों, देखिए x और y। x क्या है इसमें, चर है, y भी क्या है इसमें, चर है। और चर की अधिकतम घात क्या है, 1। तो जब चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। भाई अगर रैखिक समीकरण में दो चर हैं, जैसे यहां देखें एक x है एक y है, दो चर हैं, तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे आप देखें एक रैखिक समीकरण लिख रहा हूं मैं यहां पे 2x ऋण 8 बराबर 0। यह एक रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, लेकिन इसमें केवल एक ही चर है, तो यह है एक चर वाली रैखिक समीकरण। यहां देखिए दो चर हैं तो यह है दो चर वाली रैखिक समीकरण, और हम यहां पे दो चर वाली रैखिक समीकरणों को ही पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है। बच्चों इसी तरह की अगर दो समीकरण हैं तो बन जाएगा दो चर वाली रैखिक समीकरणों का युग्म। जैसे देखें एक रैखिक समीकरण है 2x ऋण 3y ऋण 8 बराबर 0 और 4x ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0। देखिए ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर वाली रैखिक समीकरण है, तो ये बन जाएगा दो चर वाली रैखिक समीकरण का युग्म। तो आप समझ गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप या मानक रूप भी जिसे हम कहते हैं। तो देखते हैं इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप या मानक रूप, जिसे सामान्य रूप भी हम कह देते हैं। तो देखें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का व्यापक रूप या मानक रूप। तो व्यापक रूप होता है ax धन bx धन c बराबर 0। ये तो एक ही रैखिक समीकरण हो गई। दूसरी रैखिक समीकरण लिख लेते हैं ax धन by धन c बराबर 0। अब ये तो दोनों एक जैसी हो गई, तो इसको ऐसा कर देते हैं a1x धन b1y धन c1, और इसे कर देते हैं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो यह है व्यापक रूप किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म का। पहली वाली रैखिक समीकरण के लिए a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरी वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ठीक है, यह समीकरण 1 और यह समीकरण 2, और यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप। अब बात करते हैं बच्चों कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं, इन्हें कैसे हल किया जाता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हम तीन विधियों से हल करते हैं। ये कौन कौन सी विधियां हैं और इनको एक एक करके हम उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहली विधि जो मैं आपको बताऊंगा वो है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरी विधि जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और इसके बाद जो तीसरी विधि है जो हम पढ़ेंगे वो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। तो ये तीन विधियां हैं जिसकी सहायता से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफीय विधि को। तो देखते हैं बच्चों ग्राफीय विधि। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को ग्राफीय विधि से कैसे हल किया जाता है इस उदाहरण से समझते हैं। रैखिक समीकरणों 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 तथा 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। यह रैखिक समीकरण 1, और दूसरी है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। यह रैखिक समीकरण 2।
अब देखिए, सबसे पहले हम रैखिक समीकरण एक को लेते हैं। समीकरण एक से समीकरण एक है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0। बच्चों ये जो रैखिक समीकरण है इसमें x को एक तरफ रखेंगे, बाकी पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, या y को एक तरफ रखेंगे और बाकी पदों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो चलिए y को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी पदों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो y बराबर, देखिए y बराबर ये 2x धन का है, बराबर के दूसरी साइड में जाएगा ऋण का 2x हो जाएगा, और ये ऋण 6 बराबर की दूसरी साइड में जाएगा, ये हो जाएगा धन 6। तो y का मान ये जो आपको मिला, ठीक है, ऋण 2x धन 6, इसमें हम x के मानों को लगाएंगे। x के मान आप कुछ भी लगा सकते हैं, और x के मान लगाने पर जो y के मान हमें मिलेंगे उन x और y के मानों को बच्चों इस तालिका में, इस टेबल में हम लिख लेंगे ऐसे, x और y। कम से कम दो मान हमने x और y के निकालने हैं। आप देखें बच्चों, यहां पे y बराबर है ऋण 2x धन 6। यहां हम x का कोई भी मान लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे वो धनात्मक मान लगाओ चाहे ऋणात्मक मान लगाओ। धन के मान भी लगा सकते हैं, ऋण के मान भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं, यानी कोई भी वास्तविक संख्या यहां पे x की जगह पे रखेंगे और y का मान हमें मिलेगा, और x और y के मान जो हमें मिलेंगे हम इस तालिका में लिख लेंगे। तो चलिए x का मान लगा लेते हैं बच्चों 0। जब x का मान 0 लगाऊंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 6। तो x का मान जब मैं 0 लगाऊंगा तो y का मान 6 आ जाएगा। चलिए अब x का मान 2 लगा लेते हैं या 1 लगा लेते हैं। x का मान लगा लेते हैं बच्चों 1। अगर मैं x का मान 1 लगाऊंगा तो y बराबर हो जाएगा ऋण 2, x का मान क्या लगाया 1 धन 6, तो y बराबर 2 एकम 2, ठीक है, और ऋण गुणा गया धन क्या होता है ऋण, और धन 6 कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 2 गया 4, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है। तो x का मान जब हमने 1 लगाया तो y का मान 4 आ गया। यहां पे आप x के कोई भी मान लगा सकते हैं, जो कि धन में भी हो सकते हैं और ऋण में भी हो सकते हैं, और जब x का मान लगाएंगे तो y का मान जो मिलेगा, x और y के मानों को हम इस तालिका में लिख लेंगे। इसी तरह से अब हम चलेंगे समीकरण 2 के लिए, और समीकरण 2 के लिए भी इसी तरह से एक तालिका बना लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से बच्चों, समीकरण 2 है 4x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0, ये समीकरण 2। इसमें भी सेम करते हैं, पहले x को एक तरफ रखते हैं या y को एक तरफ रखते हैं और बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। चलिए x को रखते हैं एक तरफ और बाकी पदों को ले जाते हैं बराबर के दूसरी तरफ। ऋण 2y बराबर की दूसरी साइड में जाएगा धन 2y हो जाएगा, ऋण 4 बराबर की दूसरी साइड में जाएगा धन 4 हो जाएगा। बच्चों यहां से x बराबर देखो 2y धन 4, और ये x के साथ 4 गुणा में ये जाएगा भाग में। अब आप देखें यहां पे हम y के मान लगाएंगे, अपनी तरफ से कुछ भी लगा सकते हैं, और y के मान लगा करके x के मान प्राप्त करेंगे, और x और y के जो मान हमें मिलेंगे बच्चों उसे हम टेबल में लिख लेंगे। कम से कम दो मान हमने x और y के तो निकालना ही निकालना है। देखो यहां पे x बराबर है 2y धन 4 बटे 4, y का मान कुछ भी लगा सकते हैं आप। अच्छा होगा कि y का मान इस तरह से लगाना कि अंश में ऐसी संख्या आए जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो दशमलव में आएगा, जैसे कुछ भी इस तरह से आ जाएगा दशमलव में आ जाएगा, तो उसे ग्राफ पे निरूपित करने में, प्रदर्शित करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो बेटर होगा, अच्छा ये होगा कि y का मान इस तरह से लगाना बच्चों कि अंश में ऐसी संख्या है जिसमें 4, अगर यहां भाग में 4 है तो 4 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाए। तो बच्चों y का मान लगा लेते हैं 0, क्योंकि अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 2 गुणा गया 0, ये सारा 0 हो जाएगा। तो अंश में क्या बचेगा 4, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 एकम 4। तो y का मान क्या लगाया बच्चों हमने, y का मान लगाया हमने 0, और जब हमने y का मान 0 लगाया तो दिखा देता हूं यहां पे 2 गुणा गया 0 धन 4 बटे 4, तो आप देखोगे x बराबर 2 गुणा गया 0, ये तो 0 हो जाएगा, अंश में क्या बचेगा 4, तो ये होगा 4 एकम 4, 4 का पूरा पूरा भाग उसमें चला गया, क्या आ गया 1। इसी तरह से y का एक और मान लगा के देखते हैं बच्चों। चलिए y का कोई और मान लगाते हैं, यहां पे y का मान लगा लेते हैं हम बच्चों, यहां पे 2 लगा लेते हैं। अगर 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 8 हो जाएगा, और 8 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो चलिए देखें 2, y का मान क्या लगाया हमने, y का मान लगाया है हमने 2, तो ये हो जाएगा
x बराबर 2 गुणा गया 2 4 धन 4 बटे 4, 4 धन 4 अंश में क्या आ गया 8, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8। तो बच्चों हमने y का मान लगाया है 2 और x का मान मिला है हमें 2। तो इस तरह से आप देखेंगे समीकरण 2 के लिए भी हमने x और y के कम से कम 2 मान ज्ञात कर लिए हैं। अब देखो समीकरण 1 से जो x और y के मान हमें मिले हैं, पहला 0,6, तो बिंदु 0,6 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद बिंदु 1,4 को भी हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। अब जब हम बिंदु 0,6 और 1,4 को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें मिल जाएगी। तो यहां से देखो बच्चों यह भी पता चलता है कि रैखिक समीकरण से एक सीधी रेखा निरूपित होती है। अब देखो बच्चों समीकरण 2 से जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो बिंदु 1,0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। फिर हम बिंदु 2,2 को भी ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, और जब हम 1,0 और बिंदु 2,2 को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें मिल जाएगी। तो पहले वाली जो सीधी रेखा हमें मिली जो समीकरण 1 से मिली थी, और जो दूसरी सीधी रेखा हमें मिली जो समीकरण 2 से हमें मिली है, ये जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी या एक दूसरे को छुएंगी, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी वही होगा इन रैखिक समीकरणों का हल। ठीक है, तो हमें यह देखना है कि रैखिक समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं किस बिंदु पर काट रही हैं, उस बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे इन रैखिक समीकरणों के हल। तो अब हम देखते हैं बच्चों ग्राफ में समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के जो मान हमें मिले हैं हमने उनको टेबल में लिख लिया है। अब हम ग्राफ में x अक्ष खींच लेंगे और y अक्ष खींच लेंगे। अब हम x अक्ष और y अक्ष में संख्याएं लिख लेते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष में हमने संख्याएं लिख ली हैं। हमने यहां एक यूनिट बराबर लिया है 1, यानी 1 1 के अंतर में हमने संख्याएं लिख ली हैं। अब देखिए बच्चों समीकरण 1 में जब x का मान 0 है तो y का मान है 6, तो बिंदु 0,6 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो हमें x अक्ष में 0 चलना है, यानी कुछ भी नहीं चलना है, और y अक्ष में हमें चलना है 6। तो देखिए y अक्ष में हम चलते हैं 6, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि होगा 0,6। तो बच्चों बिंदु 0,6 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर लिया है। अब देखें जब x 1 है तो y है 4, तो बिंदु 1,4 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में हमें 1 चलना है और y अक्ष में 4 चलना है। तो देखते हैं बच्चों x अक्ष में हमें 1 चलना है और y अक्ष में हम चलेंगे 4। तो देखते हैं बच्चों हम चलते हैं y अक्ष में 4, तो ये बिंदु हमें मिलेगा जो कि है 1,4। तो बिंदु 1,4 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर लिया है। अब बिंदु 0,6 और 1,4 को हम इस तरह से मिलाएंगे तो हमें एक सीधी रेखा मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें एक ये सीधी रेखा मिल गई है। अब देखिए बच्चों समीकरण 2 में जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है, तो बिंदु 1,0 को हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। हमें x अक्ष में 1 चलना है और y अक्ष में 0, यानी कुछ भी नहीं चलना है। तो देखें x अक्ष में हमें चलना है बच्चों 1 और y अक्ष में हमें कुछ भी नहीं चलना, तो यही बिंदु मिलेगा जो कि होगा 1,0। तो इस तरह से बच्चों 1,0 बिंदु 1,0 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर लिया है। अब समीकरण 2 में जब x का मान 2 है तो y का मान भी 2 है, तो हम बिंदु 2,2 को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो x अक्ष में हमें चलना है बच्चों 2 और y अक्ष में भी हमें चलना है बच्चों 2, तो ये बिंदु मिलेगा जो कि होगा 2,2। तो बिंदु 2,2 को हमने ग्राफ में प्रदर्शित कर लिया है। अब बिंदु 1,0 और बिंदु 2,2 को जब हम इस तरह से मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा हमें मिल जाएगी। तो ये सीधी रेखा जो हमने अभी खींची, ये पहली वाली सीधी रेखा को बिंदु 2,2 पर काटती हैं, यानी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर काटती हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल होगा 2,2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इस तरह से ग्राफी विधि से हम रैखिक समीकरण के युग्मों का हल ज्ञात
कर सकते हैं। तो ग्राफी विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करना हमने सीख लिया है। अब हम देखेंगे कि बिना रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल किए हुए उनकी प्रकृति हम कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए समझें, अगर रैखिक समीकरण के युग्म हमें दिए हैं तो पहली वाली रैखिक समीकरण से हमें a1 यानी x का गुणांक, b1 यानी y का गुणांक, c1 यानी अचर पद, दूसरी वाली रैखिक समीकरण से a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक, c2 अचर पद हमें मिल जाएगा। और जब हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 मिल जाता है तो हम उनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं, यानी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन c2 के, b1 अपॉन b2 के, तो रैखिक समीकरणों के युग्म से निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, देखें हमने आपको पहले ही बताया है कि रैखिक समीकरण जो होती है एक रेखा को, सीधी रेखा को निरूपित करती है। तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो इन रैखिक समीकरणों के युग्मों के द्वारा निरूपित जो रेखाएं होंगी ना, एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी कि कट करेंगी। जैसे आप देख रहे हैं, एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर काटेंगी। और अगर एक बिंदु पर काटेंगी यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल उनका एक ही हल होगा, क्योंकि रेखाएं जिन बिंदुओं पर एक दूसरे को काटेंगी या छुएंगी वही होते हैं रैखिक समीकरण के युग्मों के हल। और अगर रैखिक समीकरण के हल हैं तो रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे? संगत। तो आप समझ गए कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर नहीं आता है b1 अपॉन b2 के, तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी केवल एक बिंदु पर और उनका केवल एक हल होगा और वे संगत होंगी। ठीक है, रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत। अगर a1 अनुपाते a2, b1 अनुपाते b2, c1 अनुपाते c2 ये तीनों ही बराबर आ जाते हैं, तो अगर ये तीनों ही बराबर आ जाते हैं तो रैखिक समीकरण के युग्म से निरूपित जो रेखाएं होती हैं वो संपाती होती हैं। संपाती क्या हुआ? एक रेखा दूसरी रेखा के जस्ट ऊपर आएगी। जैसे आप देख रहे हैं, जब हम रेखाएं निरूपित करेंगे ना तो पहली रेखा के ऊपर जस्ट दूसरी वाली रेखा आएगी इस तरह से, तो ये संपाती होंगी। संपाती होंगी यानी एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो ये हर बिंदु पर एक दूसरे को छुएंगी। और अगर हर बिंदु पर एक दूसरे के छुएंगी तो इसके तो बहुत सारे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसके हल कैसे होंगे? अनेक। और अगर इसके हल हैं तो रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। देखिए, अगर a1 अनुपाते a2 बराबर आता है b1 अनुपाते b2 के और बराबर नहीं आता है c1 अनुपाते c2 के, तो रैखिक समीकरणों के युग्मों से निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए, यानी एक रैखिक समीकरण से निरूपित रेखा दूसरी समीकरण से निरूपित रेखा के समांतर होंगी, और अगर ये समांतर होंगी तो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ना तो काटेंगी ना ही छुएंगी। और जब ये एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी नहीं छुएंगी तो इनका कोई भी हल नहीं होगा, और अगर इनका कोई हल नहीं है तो ये होंगी असंगत। तो आप समझ गए कि रैखिक समीकरणों के युग्मों की प्रकृति हम किस तरह से बता सकते हैं। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो बच्चों, रैखिक समीकरण के युग्मों की प्रकृति से संबंधित एक उदाहरण हम यहां लेते हैं। अनुपात a1 अनुपाते a2, b1 अनुपाते b2, c1 अनुपाते c2 की तुलना करके पता लगाइए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को दर्शाने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। ये हमें बताना है, यानी हमें बताना है रैखिक समीकरण के युग्म की प्रकृति। तो रैखिक समीकरण के युग्मों को हम लिख लेते हैं 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्मों को हम व्यापक रूप में बना लेंगे। ये पहले से ही व्यापक रूप में है, जैसे आप देख रहे हैं। अब देखिए, रैखिक समीकरण एक में x का गुणांक जो होगा वो a1 होगा जो कि 5 है, y का गुणांक जो होगा वो b1 होगा जो कि यहां है ऋण 4, और अचर पद c1 होगा जो कि है 8। इसी तरह से रैखिक समीकरण 2 में x का गुणांक a2 होगा जो कि 7 है, y का गुणांक b2 होगा जो कि 6 है, और अचर पद होगा c2 जो कि है ऋण 9।
अब हम इनका अनुपात ज्ञात करेंगे इस तरह से, A1 अनुपात A2। भाई A1 है 5, A2 है 7, तो ये आ गया 5/7। फिर हम ज्ञात करेंगे B1/B2। B1 है -4, B2 है 6, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो B1 अनुपात B2 मिल गया -2/3। फिर हम ज्ञात करेंगे बच्चों C1 अनुपात C2। C1 है 8, C2 है -9, तो हमें मिल गया C1 अनुपात C2। अब आप देखें A1 अनुपात A2 कितना है 5/7, B1 अनुपात B2 कितना है -2/3। क्या बच्चों ये बराबर है? ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, यानी A1 अनुपात A2 बराबर नहीं है B1 अनुपात B2 के। और जब A1 अनुपात A2 बराबर नहीं होता B1 अनुपात B2 के, तो रैखिक समीकरणों के युग्मों के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनका केवल एक हल होता है और रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं संगत। ठीक है, तो इस तरह से आप रैखिक समीकरण के युग्मों की प्रकृति बता सकते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? इन रैखिक समीकरण के युग्मों की प्रकृति क्या होगी? ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक हल होगा और ये होंगी संगत। तो आप यहां लिख लेंगे, अतः रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये संगत है या असंगत, तो आप बता सकते हैं कि ये संगत है। अगर आपसे पूछा जाए भाई इनके कितने हल होंगे, तो आप बता सकते हैं इनका केवल एक हल होगा। इसी तरह से अगर A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2 और C1 अनुपात C2 बराबर आ जाते हैं, तो आप कहेंगे रेखाएं समपाती हैं और इनके हल अनंत हैं, अनेक हैं और ये संगत हैं। और अगर आपके पास A1 अनुपात A2 बराबर आ जाता है B1 अनुपात B2 के और बराबर नहीं आता C1 अनुपात C2 के, तो रेखाएं समांतर होंगी, इनका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत होंगी। तो चलिए अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने की दूसरी विधि, जो कि है प्रतिस्थापन विधि। तो देखते हैं बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को कैसे हल किया जाता है, इसे हम समझते हैं उदाहरण से। रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया गया है, हमने इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले रैखिक समीकरणों को लिख लेते हैं। 7x ऋण 15y बराबर 2, ये रैखिक समीकरण 1। x धन 2y बराबर 3, ये है रैखिक समीकरण 2। अब दोनों में से, यानी रैखिक समीकरण 1 या 2, दोनों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को ले लेंगे। हम ले लेते हैं समीकरण 2 को। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 जो हमारे पास है वो है x धन 2y बराबर 3। इससे हम x या y का मान निकाल लेते हैं। चलिए x का मान निकालते हैं। तो x बराबर 3, धन 2y को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, ऋण 2y हो जाएगा। अब ये जो x का मान हमें मिला है, ये मिला है समीकरण 2 से, तो इस x के मान को हम लगाएंगे समीकरण 1 से। अगर हम x या y का मान समीकरण 1 से ज्ञात करते तो हम उसे लगाते समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहां हमने x का मान समीकरण 2 से ज्ञात किया है, तो इस x के मान को हम लगाएंगे समीकरण 1 में। तो हम लिख लेते हैं x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं बच्चों इसे समीकरण 1 में। समीकरण 1 है 7x ऋण 15y बराबर 2। 7x की जगह पे हमने क्या लिखना है? 3 ऋण 2y ऋण 15y बराबर 2। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए देखें, 7 जो है कोष्टक के बाहर है, तो 7 का गुणा 3 के साथ भी होगा, ऋण 2y के साथ भी होगा। जब 7 का गुणा 3 के साथ होगा तो 7 × 21 हो जाएगा, और जब 7 का गुणा ऋण 2y के साथ होगा तो ऋण 7 दूनी 14y हो जाएगा। ऋण 15y बराबर 2। देखिए ये भी y का पद है, ये भी y का पद है, दोनों y के पद हैं और दोनों क्या है? ऋण में, तो ये जुड़ जाएंगे। 14 और धन 15 हो जाएगा 29y, और जो बड़ी संख्या होती है चिन्ह उसका आता है बराबर 2। 21 को ले जाएंगे हम बराबर के दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा ऋण 21। यहां से आप देखोगे कि y बराबर
देखो एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 21 में से 2 घटाएंगे 19 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ये ऋण 29 जो है y के साथ गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड में जाएगा, ये भाग में ऋण है, ऋण से ऋण कट गया तो आप देखोगे y बराबर आ गया 19/29। इस तरह से y का मान हमें मिल गया। ये जो y का मान मिलेगा इसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो देखिए y का मान हम लगा देते हैं समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखते हैं रखते हैं बच्चों y का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 है x धन 2y बराबर 3, तो x धन 2 y का मान लगाओ, y का मान है 19/29 बराबर 3। अब देखिए यहां से x का मान मिल जाएगा, यहां से हमें x का मान मिलेगा हमें यहां से, तो देखो 3 और ये धन का है बराबर के दूसरी साइड में जाएगा ऋण का, 2 गुणा गया 19/29। चलिए बच्चों इसे आगे हम हल कर लेते हैं। आगे हल करने के लिए आप देखोगे x बराबर 3 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 ले लीजिए। अब देखिए इन दोनों पदों में 1 और 29 का एलसीएम ले लीजिए 29, तो जब 29 एलसीएम लेंगे तो 29 का गुणा 3 के साथ होगा, ये हो जाएगा 3 गुणा गया 29 और ये ऋण है और 19 और 2 को गुणा कर दीजिए, 19 दूनी 38। अब देखो यहां से x बराबर 3 को 29 के साथ गुणा करेंगे तो 9 या 27 की 7 हासिल लगेगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 87 हो जाएगा ऋण 38/29। अब देखिए बच्चों, अब देखिए 87 में से हमें 38 घटाना है, तो 87 में से 38 घटाएंगे तो 49 बचेगा और बटे 29, तो x बराबर मिल जाएगा 49/29। इस तरह से x और y के मान हमने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लिए हैं, यानी रैखिक समीकरणों के युग्म का हल हमने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लिया है। अब हम देखेंगे बच्चों विलोपन विधि। तो बच्चों आप देखते हैं विलोपन विधि, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं यह समझते हैं हम उदाहरण से। रैखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। रैखिक समीकरण का युग्म हमें दिया गया है, हमने इसे विलोपन विधि से हल करना है, तो सबसे पहले रैखिक समीकरण को लिख लेंगे x धन y बराबर 5, यह है रैखिक समीकरण 1, और दूसरी रैखिक समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 4। देखिए रैखिक समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल करने के लिए हम x या y के गुणांकों को बराबर बना लेते हैं। पहले गुणांक समझते हैं। समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक भी 1 है। समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है और y का गुणांक ऋण 3 है। तो देखिए x के गुणांकों को बराबर अगर आपने बनाना है तो देखो समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो देखिए x के गुणांक बराबर हो जाएंगे, और अगर आपको y का गुणांक बराबर करना है तो देखो समीकरण 1 में हमें 3 का गुणा करना होगा। अगर हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दें तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। चिन्ह से मतलब नहीं है, आप सब संख्या देखें, ठीक है। तो समीकरण 1 में अगर मैं 3 का गुणा कर दूंगा तो देखो ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा, ठीक। तो गुणांक कैसे बराबर करते हैं आप यहां समझ चुके हैं। ध्यान ये रखना है कि जब भी हम समीकरण 1 या 2 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो सभी पदों के साथ गुणा करना होगा। जैसे हम देखते हैं x के गुणांकों को बराबर करते हैं, ठीक है। तो x के गुणांकों को हम यहां पे बराबर करके आपको समझाते हैं। तो देखिए हम यहां पे x के गुणांकों को अगर बराबर करना चाहते हैं तो हमें समीकरण 1 में 2 का गुणा करना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, 2 का गुणा करने पर। तो चलिए इसमें 2 का गुणा कर देते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे तो x के साथ 2 का गुणा 2x, y के साथ भी आपको यानी इस पद के साथ भी 2 का गुणा करना होगा, ये 2y हो जाएगा। 5 के साथ भी 2 का गुणा करना होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इस तरह से ये बन गई समीकरण 3। तो हमने समीकरण 3 कहां से प्राप्त करी? समीकरण 1 में 2 का गुणा करके। तो उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2। इस तरह से देखिए हमने समीकरण 2 लिख लिया उसके नीचे, ठीक है। समीकरण 1 मत लिख देना इसके नीचे, क्योंकि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके ही समीकरण 3 बनी है। समीकरण 1 और समीकरण 3 एक ही हैं, ठीक है। तो इसके नीचे समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 को लिखने के बाद आपको यह देखना है
कि हमने जिनको बराबर किया है, जिनके गुणांकों को बराबर किया, हमने x के गुणांकों को बराबर किया है, ये जो बराबर हो गए, ये समान चिन्ह के हैं या विपरीत चिन्ह के? अगर ये समान चिन्ह के हैं, जैसे एक धन है तो दूसरा भी धन है, एक ऋण है तो दूसरा भी ऋण है, यानी समान चिन्ह के हैं। तो अगर ये समान चिन्ह के हैं तो इन समीकरणों को, समीकरण 3 और समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, ठीक है। और अगर ये विपरीत चिन्ह के हैं, एक धन का है और एक ऋण का है, तो हम इन्हें जोड़ देते हैं। तो यहां पे दोनों समान चिन्ह के हैं तो हम इन्हें घटा देंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। यहां पे हम घटा रहे हैं क्योंकि जिनको हमने बराबर किया था वो समान चिन्ह के हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब हम घटाने पर लिखेंगे यहां, तो जो नीचे वाली समीकरण होगी, जो समीकरण 2 देख रहे हैं आप लोग, जो नीचे लिखी हुई है, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। देखो, ये धन का है ऋण हो जाएगा, ये ऋण का है धन हो जाएगा, ये धन का है ऋण हो जाएगा। जो नीचे समीकरण लिखी होगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे। अब देखो, ये धन का 2x, ये ऋण का 2x कट जाएगा। जिनको आपने बराबर किया है वो कटेगा ही कटेगा, उसमें कट जाना है। ये कट गया यानी विलोपित हो गया। अब देखो यहां पे धन 2y और ये धन 3y। ध्यान देना, अब इसे ऋण नहीं है इसका चिन्ह, इसका चिन्ह है धन, ठीक है। हमने चिन्ह बदल दिए थे। तो ये धन 2y है, ये धन 3y है, तो 3 और 2 5y हो जाएगा बच्चों। और यहां देखें, ये धन का है, ये ऋण का है, अब इसका चिन्ह ऋण है, ये धन का है, ये ऋण का है, घट जाएगा। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो यहां से आप देखिए y बराबर ज्ञात कर सकते हैं। y बराबर क्या आएगा? 6 और 5 गुणा में ये जाएगा बटे में, तो y का मान तो बच्चों हमें मिल गया। इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी में भी लगा लीजिए और x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए y का मान लगाते हैं समीकरण 1 में, तो लिख लेते हैं यहां पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बच्चों समीकरण 1 में रखते हैं इस y का मान। समीकरण 1 है x धन y बराबर 5, तो x धन y का मान है 6/5 बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 और 6/5 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ऋण 6/5 हो जाएगा। इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। हम ले लेंगे 5 एलसीएम, तो 1 5 जब 5 5 आएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ये ऋण 5 एकम 5 1 आएगा, 1 को 6 के साथ गुणा करेंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा। आप देखो 25 में से 6 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 19 बचेगा, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 5, तो x का मान हमें मिल गया बच्चों 19/5। तो इस तरह से हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया है विलोपन विधि से, यानी रैखिक समीकरणों के युग्मों को हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है। बच्चों इसी प्रश्न को मैं फिर से बताता हूं, इसमें इस बार मैं y के गुणांकों को बराबर करूंगा। तो देखते हैं इस बार y के गुणांकों को बराबर करके किस तरह से हम चल सकते हैं। देखो बच्चों, समीकरण 2 में चिन्ह छोड़ दें तो y का गुणांक 3 है और समीकरण 1 में y का गुणांक 1 है। अगर मैं समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दूं तो देखिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। बच्चों जब भी गुणा करना तो ध्यान रखना सभी पदों के साथ गुणा करना है। समीकरण 1 में 3 का गुणा करना है, ये है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करते हैं, x के साथ गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, y के साथ 3 का गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 5 के साथ 3 का गुणा करेंगे 5 से 15 हो जाएगा। ये बन जाएगी समीकरण 3। भाई देखो समीकरण 1 से ही समीकरण 3 बनी है ना, उसमें 3 का गुणा करके, तो ये तो दोनों एक ही हैं। इसके नीचे समीकरण 2 को लिख लेंगे, 2x ऋण 3y बराबर 4। ये है समीकरण 2। अब जिनको आपने बराबर किया है, जिनके गुणांकों को आपने बराबर किया है, आप देख लो कि वो समान चिन्ह के हैं या विपरीत। तो हमने किया है y के गुणांकों को बराबर, तो ये हैं विपरीत चिन्ह के। एक देखिए धन का है तो दूसरा देखिए ऋण का है, विपरीत चिन्ह के हैं। अगर ये विपरीत चिन्ह के हैं तो हमें इन समीकरणों को जोड़ना होगा, तो हम लिख देंगे समीकरणों को जोड़ने पर। अब हम इन समीकरणों को जोड़ देंगे। देखिए जब घटाने पर करते हैं तो नीचे वाली समीकरण के निशान चिन्ह बदल जाते हैं और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब देखो 3y धन का है और ये 3y ऋण का है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक धन का है एक ऋण का है, कट जाएगा। जिनको आपने बराबर किया है वो तो कटेंगे ही कटेंगे। अब देखिए बच्चों 3x धन 2x कितना हो जाएगा? 5x बराबर
15 और धन 4 कितना हो जाएगा 19। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 19 और ये 5 गुणा में है, ये जाएगा बटे में, तो x का मान मिल गया बच्चों 19/5। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक समीकरण में लगा लेंगे। तो हम x का मान लगा लेते हैं समीकरण 1 में, तो लिख लेते हैं यहां पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x के मान को रख लेते हैं बच्चों समीकरण 1 में। समीकरण 1 है x धन y बराबर 5, तो x का मान है 19/5 धन y बराबर 5, तो यहां से y बराबर हो जाएगा 5 और 19/5 को ले जाइए बराबर के दूसरी साइड को, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो y बराबर 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, तो 1 पचे 5, 5 आएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये 5 एकम 5, 1 आएगा, तो 19 एकम 19 हो जाएगा ये। अब देखो 25 में से 19 घटा दो 6 बचेगा और ये हो जाएगा 6/5, तो y का मान आ गया 6/5। इस तरह से हमने विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लिया है, यानी रैखिक समीकरणों के युग्मों को हमने हल कर लिया है विलोपन विधि से। तो यह था अध्याय 3 का इंट्रोडक्शन परिचय। और अब हम देखेंगे इस अध्याय की प्रश्नावली 3.1।